नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मार्च के महीने में क्या लेकर आए हैं ग्रह नक्षत्र मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न के लिए। राशि का अर्थ होता है जहां पर आपका चंद्रमा है, आपकी जो जन्म कुंडली है वहां चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी राशि है। लग्न जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही थी वो आपका लग्न बन जाता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे तो वहां पर यहाँ पर प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, जो राशि होगी वही आपकी राशि होती है, वही आपका लग्न होता है। जैसे यहाँ पर 12वां नंबर लिखा है, इसका मतलब 12वां जो काल पुरुष की 12वीं राशि आपका लग्न है वो क्या है? मीन है। अगर जहाँ चंद्रमा है वहां पर 12 नंबर लिखा है तो आपकी राशि मीन है। तो आपके लिए इस तरह के ग्रह नक्षत्र फिलहाल में हैं, गोचर में फिलहाल आपके ग्रह नक्षत्र इस तरह के हैं। जन्म कुंडली में आपके ग्रह नक्षत्र दूसरे हो सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आपका प्रारब्ध क्या है, आप क्या लेकर आए हैं। जिस बात को लेकर जैसे चाणक्य ने कहा है या फिर बहुत सारे ऋषियों ने कहा है कि व्यक्ति अपना प्रारब्ध जन्म के समय ही लेकर आता है, तो वो जन्म कुंडली की बात है कि जन्म कुंडली में आपके जहाँ पर ग्रह हैं वो आपका प्रारब्ध है। वो बताते हैं कि आप कितना अमीर बन सकते हैं, कितना पैसा कमाएंगे, करोड़पति अरबपति। उसमें ऐसे नहीं होता है कि आप करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे। उसमें ये होता है कि हाँ, धन काफ़ी व्यक्ति कमा पाएगा। कितना कमा पाएगा, बहुत कुछ आपके पौरुष पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। किस देश में आपने जन्म लिया है, देश काल पात्र, किस फैमिली में आपने जन्म लिया है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जन्म कुंडली जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये गोचर की कुंडली है। अगर हम इसमें देखें तो इस भाव में बहुत सारे ग्रह दिखाई पड़ते हैं। वो बुध है, शनि है और गुरु है। ये भाव लाभ का है, ये भाव आपकी इच्छा पूर्ति का, एकादश भाव है आपका, 11वां भाव है, 11th हाउस है। ये लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, सपनों का है, गोल का है, लक्ष्य का है, जीवन में कोई लक्ष्य व्यक्ति का जो होता है उसका है। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे जो लाभ होता है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो लाभ होता है उसका, अवार्ड्स का है। तो एक अच्छा भाव है जिसमें कि गुरु, बुध और शनि है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये आप इनको इस तरह भी कह सकते हैं कि आपकी कुंडली के एकादश भाव में मकर राशि में गुरु, शनि और बुध गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव, द्वादश भाव में कुंभ राशि है, आपके द्वादश भाव में कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य जो है यहां पर 14 तारीख तक है। कब तक है? 14 तारीख तक है। उसके बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से शुक्र यहां पर 17 तारीख तक है और उसके बाद जो शुक्र हैं वो मीन राशि में आ जाएंगे, मतलब आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। और बुध जो है पहले यहां पर है और यहां से जो आपके द्वादश भाव में आए हैं बुध आएंगे आपके 11 तारीख तक। तो 11 तारीख तक बुध रहेंगे एकादश भाव में, उसके बाद आपके द्वादश भाव में बुध चले जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति है। इसके अलावा मंगल और राहु का जो अंगारक योग बना हुआ है वो बना हुआ है आपके तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में, भाई बहन के भाव में और मेहनत के भाव में, महत्वाकांक्षा के भाव में। बहुत सारी और भी बातें हैं, वो हम उनके पर बात करेंगे। और 9वें भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं। केतु और राहु बहुत लंबे समय से इसी तरह से हैं कि नवम में केतु हैं और तृतीय भाव में आपके राहु हैं। जो ग्रह बदल रहे हैं वो हैं शुक्र, बुध, सूर्य, ये सब। तो ये क्या चेंज लेकर आए हैं, अब इसके ऊपर आ जाते हैं, बात के ऊपर आ जाते हैं। मेन रिजल्ट क्या आएगा? देखिए, इस महीने एक तो चेंज होगा नक्षत्र गुरु का। गुरु श्रवणा से धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो अभी तक जो गुरु एकादश भाव में, जो कि आपके लग्न के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, एकादश भाव में जाकर सुपराज्य, एकादश भाव में जाकर एक तरह का धन योग बना रहे थे। शनि यहाँ पर सुपारिजात नाम का योग बनाए, अपनी ही राशि में बैठे हुए 11वें भाव का स्वामी जो है वो सुपारिजात नाम का योग बनाकर बैठा है। और लग्न का स्वामी अगर एकादश में जाता है तो भी ये लक्ष्मी योग है, दसम का स्वामी भी एकादश में जाता है तब भी ये धन योग है। ये दिखाता है कि अपने पौरुष से, अपने मेहनत से, अपने बल पर, अपने कर्म से जो है व्यक्ति जो है लाभ कमाएगा, उसकी पद प्राप्ति हो सकती है, ये सब। पर अब तक जो गुरु थे वो
श्रवणा नक्षत्र में थे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, जो और चंद्रमा बहुत तेजी से घूमते हैं। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे थे, पर कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं हो पा रहा था। चीज़ें बनते बनते ये काम होने, फिर दूसरी चीज़ शुरू हो गई, कुछ इस तरह से चल रहा था, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही तेजी से घूमते हैं। पर अब जो है वो मंगल के नक्षत्र में आ गए हैं, और मंगल की जो स्वामी है, मंगल आपके भाव में धन भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, और पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं इस महीने। तो धन आने का चांसेस है, लंबी यात्राओं का चांसेस है, भाग्यवश फॉर्चून का भाव है, नवम भाव फॉर्चून का है, पिता का है, गुरु का है, गुरु के आशीर्वाद का है, दीक्षा का है, तीर्थ स्थान का है, फॉरेन ट्रेवल आदि का है। तो ये सब चीज़ें जो है गुरु करा सकते हैं इस महीने में। ये चीज़ें आपके, और पैसे का भी है, तो पैसा भी कहीं से आ सकता है इस महीने में, मतलब धन के जो सोर्सेस हैं वो बढ़ सकते हैं, अवार्ड आदि मिल सकता है। ये सब बातें कब होंगी? वैसे तो सभी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि सभी की राशि मीन है, सभी पर ये लागू होता है, पर ज़्यादातर जिनकी गुरु की दशा महादशा है उनके लिए। इसके बाद अगर हम ओवरऑल कैरियर की स्थिति यहाँ पर देखते हैं, कैरियर की अगर ध्यान देते हैं, तो दसम स्थान का स्वामी एकादश में कैरियर के लिए अच्छा है। धन भाव का स्वामी मंगल जो है तृतीय भाव में, मतलब आप बहुत परिश्रम करेंगे, पराक्रम करेंगे पैसे के लिए, धन के लिए। अर्थ भाव में जा रहा है, अर्थ भाव का स्वामी काम भाव में जा रहा है, मतलब अर्थ के लिए कामना होगी, कामना के लिए परिश्रम होगा। तो एक अच्छा साइन है, मेहनत बहुत करने वाले हैं। थोड़ा सा गुस्से का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि मंगल राहु साथ में होते तो अंगारक योग होता है। आप बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव लोग हैं और आर्टिस्टिक टाइप के लोग हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा दया भाव भी रखते हैं, ईश्वर में आपका बड़ा भरोसा रहता है। पर कुछ नेगेटिव सभी के होते हैं, तो आपका भी है। एक तो आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा देर लगाते हैं, तो डिसीजन लेना सीखिए। दूसरा, जलन से अगर आपसे कोई ज़्यादा बुद्धिमान है या हाई पोस्ट पर भी है, और तो उसे जलिए मत। उसमें अगर कोई चीज़ सीखने की है तो उसका आप रेस्पेक्ट कीजिए, उसको सीखिए, बजाय कि उससे जलने से। वैसे आप बहुत बुद्धिमान हैं, इंट्यूशन है। तीसरी बात ये होती है आप लोगों में जो मीन वाले हैं, क्रिटिसिज्म। अगर कोई आपकी बुराई करता है तो उसको दिल पे मत लीजिए, आप इमोशनल व्यक्ति हैं, सोचिए समझिए वो क्यों कह रहा है। कई बार तो कोई क्रिटिसिज्म बेकार का भी हो सकता है, पर कई बार वो भले ही कड़वा हो पर सच होता है। तो अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे, उसको सुधारेंगे, तो लाइफ में बहुत आगे निकल सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। तो आप कह सकते हैं कि कार्य के मामले में काफ़ी अच्छा है। गुरु की और भी दृष्टि हम देखते हैं यहाँ से, तो देखिए गुरु की 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर दृष्टि, आपके पंचम भाव पर दृष्टि और सप्तम भाव पर दृष्टि। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि, शादी विवाह आदि के योग जो हैं काफ़ी समय से आप लोग के बने हुए थे, जो मीन राशि वाले हैं, अब वो थोड़े से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। कारण क्या है? क्योंकि गुरु अब मंगल के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं, और मंगल द्वितीय भाव को दिखा रहा है, जो कि फैमिली का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, कपड़ों का भाव है, भोजन का भाव है, ज्वेलरी आदि का भाव है, किस तरह से आप बोलते हैं उसका भी भाव है, आप किस तरह से लिखते हैं उसका भी भाव है। पर हमारा पॉइंट यहाँ पर यह था कि शादी के चांस और भी ज़्यादा क्यों बढ़ गए? क्योंकि ये कुटुंब भाव भी है, कुटुंब में वृद्धि कराने का योग अब गुरु और भी ज़्यादा बना रहे हैं। और कुटुंब तो शादी के बाद ही शुरू होता है। तो आपकी शादी हो सकती है अगर आप सिंगल हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे हैं और वो काफ़ी उनकी एज है इस लायक, तो बच्चों की शादी हो सकती है। फैमिली में कुछ परिवार में वृद्धि हो सकती है, आपको पुत्र या पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपके संतान के पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, फैमिली में वृद्धि हो सकती है। यहाँ से ये सारे के सारे ग्रह पंचम भाव को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ के, स्टॉक मार्केट से लाभ के, घर में किसी नन्हे बच्चे या बच्ची के आने के। तो अगर आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, खास करके अगर आपकी गुरु की शनि की दशा चली हुई है, तो इस समय ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। गुरु की जो पराक्रम भाव पर जो दृष्टि है वो पराक्रम बढ़ाएगी, मेहनत बढ़ाएगी, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ाएगी। थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। गुरु की दृष्टि के बावजूद ये जो अंगारक योग यहाँ पे बना हुआ है, तो छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाला होने का चांसेस यहाँ पे बनता है। खासकर अगर आपकी राहु या मंगल की दशा है तो ये बातें बढ़ सकती हैं। छोटे भाई के साथ, पड़ोसियों के साथ वाद विवाद हो सकता है।
ज्योतिषीय रूप की ज्योतिष के नज़रिए से अगर रेमेडी की बात करें तो हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली की पूजा, उनको सिंदूर चढ़ाना और मीठे का प्रसाद, ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं। बाकी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। अगर कोई ऐसी बात होती है तो रिश्तों में मधुरता को बना के रखिए। कोई भी बात है उसको डिप्लोमेसी से, प्यार से सुधारने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष कर्म प्रधान विषय है, आपको कर्म को सिखाता है, कर्म में विश्वास करना सिखाता है। कर्म ही एकमात्र सबसे बेस्ट रेमेडी भी है। बाकी रेमेडियां तभी काम करती हैं जब आप कर्म भी करते हैं। तो ये तो रहा हमारा गुरु का। अगर हम शनि को देखते हैं, शनि महाराज क्या कर रहे हैं, देखिए शनि महाराज का 11वें भाव में गोचर ज्ञान देता है, धन देता है, शत्रुओं का विनाश करता है, काफ़ी अच्छा माना गया है। और काफ़ी समय से जो है शनि का जो गोचर है आपके लिए अच्छा ही चल रहा है। शनि फिलहाल श्रवणा नक्षत्र में है, चंद्र के नक्षत्र में है। थोड़ा मन थोड़ा सा उदास रह सकता है, मन थोड़ा सा भटक सकता है, पर ओवरऑल शनि आपकी ऑरा को बढ़ाएंगे। अगर शनि की दशा महादशा है, अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं, समाज में आपकी स्थिति को सुदृढ़ करेंगे, आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए गुरु का भी जो गोचर था, क्योंकि गुरु जो हैं पंचम भाव के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, उनका 11वें भाव में आना शिक्षा के नज़रिए से इस महीने को देखा जाए तो अच्छा है। बुध भी 11 तारीख तक यहाँ रहने वाले हैं, तो बुध का भी 11वें भाव में गोचर, बुद्धि काफ़ी अच्छी तरह से काम करेगी। तो शिक्षा के मामले में जो है गोचर बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। पर मेहनत तो करनी होगी। पूरा प्रश्न पत्र या इंटरव्यू के लिए जो भी आप जा रहे हैं पूरी तैयारी करके जाएंगे तो उसका रिजल्ट अवश्य आएगा। इसके साथ अगर हम शनि की दशम दृष्टि की बात करें तो वो अष्टम भाव पर जा रही है। अचानक से कोई लाभ हो सकता है, पर सास ससुर से, इन लॉ से थोड़ा सा रिश्तों में यहाँ पे दूरी आ सकती है। पत्नी के साथ भी थोड़ा सा रूखापन शनि महाराज लाने की कोशिश करेंगे। पर चूंकि इस महीने बुध का गोचर जो कि सप्तमेश है वो काफ़ी अच्छा है, पहले एकादश में है फिर द्वादश में है, तो पहले 11 तारीख तक तो काफ़ी फ़ायदा दिखाता है स्पाउस को या स्पाउस से, मतलब स्पाउस का प्रमोशन हो सकता है या स्पाउस से आपको फ़ायदा हो सकता है, आपके स्पाउस को फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद आपका स्पाउस कहीं दूर जा सकता है, बाहर जाने का उसका योग बनता है, यात्रा का कहीं योग बनता है। अगर वो वर्किंग वोमेन है या वर्किंग मैन है या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काम करता है या करती है तो उनको कहीं दूर जाना पड़ सकता है काम के क्षेत्र में, या फिर उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, नई जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। इस तरह का यहाँ पे योग बना हुआ है, खास करके अगर आपकी बुध की दशा है तो। इसके बाद अगर हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य ग्रह क्या कर रहे हैं ऐसे में, तो सूर्य ग्रह हमारे छठे भाव के स्वामी हैं और वो 12 भाव में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे और उसके बाद वो लग्न में आएंगे। सूर्य का 12वें भाव में गोचर बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। ये आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके पिता के साथ रिश्तों में थोड़ी सी कटुता यहाँ पर आ सकती है, खासकर अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा है तो। और 14 तारीख के बाद जब सूर्य लग्न में आएंगे उस समय आप खुद थोड़ा गुस्से का चांसेस है, यहाँ पर थोड़ा सा ईगो बैटल्स आपके और आपके पति या पत्नी के बीच हो सकता है, आपके और आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच हो सकता है। या तो वो ऐसे कहेगी या कहेगा कि मैं जैसे कह रहा हूँ ऐसा ही करो, या फिर आप, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं से ईगो वाला आ सकता है कि कौन सही है। तो फिर ध्यान रखें कि आपको इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि कौन सही है, जहाँ तक कि ध्यान देना है क्या सही है। और उसमें भी अगर बाई चांस आपके पति पत्नी या स्पाउस को लगता है कि वो सही है तो आपको बड़े प्रेम से कह देना हाँ भाई आप ही ठीक हो। फिर जब मौका सही हो, जब उनका मूड सही हो तो उसको समझाने की कोशिश कीजिएगा, तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतर निकल कर आएगा। ज्योतिष के नज़रिए से सूर्य को जल देना, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करना, और वो भी श्रद्धा से, मन से, वचन से, कर्म से। मतलब मन वचन कर्म से मतलब ये नहीं कि सुबह ही सुबह जब आप सूर्य को आप जल दे रहे हैं ठीक उसी समय आपके मन में श्रद्धा का भाव है। पूरे दिन भी आप इस सूर्य जो देव जो हमारे लिए पूरे सांसें भी हमारी उन्हीं से चलती हैं, ये संसार जो हम देख रहे हैं, जो जीवन है जो उन्हीं की ऊर्जा की वजह से है, उसके प्रति आपके मन में रेस्पेक्ट है,
अपने गुरुओं के प्रति, अपने पिता के प्रति, जो आपसे ऊपर के लोग हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट है। उन्होंने अगर बाई चांस कोई गलती की भी है तो उसको आपने बिना सोचे माफ़ कर देना चाहिए। ये वास्तव में सूर्य की पूजा है, क्योंकि सूर्य ऊपर तो उन सूर्य को दिखाते हैं, नीचे हमारे फादरली फिगर, बॉसेज, ये सब उनको दिखाते हैं। तो उनके प्रति श्रद्धा, उस चीज़ के प्रति श्रद्धा जो कुछ ना कुछ हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, तो आपका जो फोकस है उसके गुण पर है, अवगुण पे नहीं है। तो उससे क्या होगा, आप कुछ सीख पाएंगे, हर व्यक्ति से कुछ सीख पाएंगे। अगर आप गुण पे रहेगा तो आप उस अवगुण की वजह से जो गुण है उसको भी छोड़ देंगे। और ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें अवगुण ना हो। तो वहाँ से गुणों को लीजिए, अवगुणों को त्याग कीजिए। जैसे कि बगुला जब पानी में होता है तो पानी और दूध, जैसे हंस है ना, वो जो कहावत दी है वो इसी तरह से है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण कीजिए, उनको इग्नोर करते जाइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद सूर्य के बाद हम आ चुके हैं शुक्र के बाद। शुक्र का संबंध प्रेम से होता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शादी के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। और ऊपर से शुक्र का जो गोचर है वो 12वें भाव में रहेगा 17 तारीख तक, और उसके बाद लग्न में रहेगा। दोनों ही भाव में ये गोचर आपको ऐश आराम भोग, दूसरा जो लिंग है, मतलब कि स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्रियां, ये जो शब्द लिंग आया इसका कुछ लोग गलत मतलब जानते हैं और फिर उसके बाद कुछ उल्टी सीधी बातें भी कहते हैं, जैसे शिवलिंग है। वास्तव में इसका अर्थ सिर्फ प्रकार होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इस तरह से। तो बिना शब्द को जाने पूरी की पूरी महाभारत कई बार जो आपको सुनने को मिलती है या ज्ञानता की वजह से होता है। इसीलिए अपने धर्म को पूरा जाने बिना कुछ लोग फिर दूसरे तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि उनको विशेष शब्दों का अर्थ भी पूरी तरह पता नहीं होता और इसका दूसरे लोग थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर हो सकता है उनको भी ना पता हो। तो ऐसे में अपने धर्म का पूरा ज्ञान करे बिना आप उसकी प्रति कोई राय ना बनाए, या तो उसको पूरा जाने या फिर सिर्फ किसी की कहीं बात सुन के उसके ऊपर कोई राय ना बनाए। शुक्र का गोचर बहुत बढ़िया है। 12वें भाव में वो आपको घूमने जाने का प्लान बना सकता है, बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं, खर्चा काफ़ी कर सकते हैं, ऐशो आराम पे खर्चा कर सकते हैं, आप कहीं बाहर घूमने आदि जा सकते हैं और यात्राएं हो सकती हैं। आपका छोटा भाई या पड़ोसी भी कहीं बाहर जा सकता है, इस तरह की यहाँ पे संभावना है। उसके बाद जब शुक्र लग्न में आएंगे तो ये शादी विवाह के लिए तो अच्छा है, पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है वो अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव के मालिक भी हैं। तो अष्टम भाव का मालिक अगर लग्न में आएगा, वैसे भी गुरु और शुक्र एक दूसरे के शत्रु तो नहीं कहूँगा पर बहुत ज़्यादा नहीं बनती। ये गुरु जो हैं वो गुरुओं के हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, और शुक्र जो है वो आपका राक्षसों के दैत्य गुरु बोल देते हैं कुछ लोग। तो दोनों की तो पार्टी थोड़ी अलग है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो शुक्र के लग्न में आने से आप निर्णय तो सही ले पाएंगे, बुद्धि तो आपकी बहुत सही होगी, पर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी गुस्सा ज़्यादा हो, कामुकता थोड़ी सी ज़्यादा हो, या फिर उस लालच थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है व्यक्ति के अंदर। तो ऐसे में जो निर्णय लेता है उसके गलत होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी तो शुक्र का गोचर लग्न में ठीक ही है, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। शुक्र के बाद अगर हम आ जाते हैं आपके मंगल और राहु पर, देखिए मंगल का तृतीय भाव में गोचर शुभ माना गया है, राहु का भी तृतीय भाव में गोचर अच्छा है। पराक्रम बहुत करेंगे, एनर्जी बहुत रहेगी, ऊर्जा बहुत रहेगी आपके अंदर, मेहनत करने की काफ़ी कह सकते हैं अंदर से, आपके अंदर से आएगा। बस ध्यान यही रखना है कि थोड़ा सा अंगारक योग है तो थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हैं, परिवार में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, पिता के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बन सकती है। क्या कारण है? क्योंकि मंगल द्वितीय भाव के स्वामी है, और द्वितीय भाव क्या है? कुटुंब का है, परिवार का है, वाणी का है। तो और वो किसके पास जा रहा है? राहु के पास जा रहा है। तो राहु क्या करते हैं? भ्रम क्रिएट करते हैं। तो बिना बात की बात के ऊपर परिवार में इस तरह की कोई दिक्कत आ सकती है। मंगल आपके पिता के भाव के स्वामी भी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, गुरुओं के भाव के स्वामी हैं। तो पिता के साथ, गुरु के साथ, सीनियर्स के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी तो राहु के साथ है ही, नवम भाव में केतु भी हैं।
केतु डिस्पैशन करते हैं, किसी चीज़ में सुनसान जगह लाते हैं, किसी चीज़ के प्रति असंतोष पैदा करते हैं, वहाँ पर एक खालीपन पैदा करते हैं। तो पिता से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह यहाँ पे हो सकती है। रेमेडी क्या है? मंगल की रेमेडी, बेस्ट रेमेडियों में से एक है हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ, उनको सिंदूर चढ़ाना। राहु के लिए माता दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडय विच्चई, कुछ मंत्र हैं माता दुर्गा के, उनका जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्त्रियों का सम्मान करना, फेमिनिन एनर्जी है माता दुर्गा, तो स्त्रियों का सम्मान करना, स्त्रियों के प्रति अच्छा भाव रखना, आपके नौकर हुए, गरीब लोग हुए, दूसरी जात धर्म के भी लोग हुए, उनका भी सम्मान करना, वो राहु की एक रेमेडी है। बुधवार वाले दिन लंगड़े लोग हुए, कोढ़ जिसको है, कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, कोई वृद्ध है, कोई इस तरह का व्यक्ति है जिसको सहायता की ज़रूरत है। वैसे तो हमेशा ही सहायता करने से राहु और भी अच्छी बात है, पर अगर हर दिन पॉसिबिलिटी नहीं है तो कम से कम बुधवार ऐसा करेंगे तो राहु बेटर रिजल्ट देते हैं। तो एक तरह से हमने सारे ग्रहों को देखा, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी त्योहारों की, कैसे रहेंगे त्योहार। त्योहारों की बात करें तो देखिए 11 तारीख की महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और व्रत रखिएगा, पूजा भगवान शिव के बारे में पढ़िएगा। इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था फागुन की चतुर्दशी को। और भी कहानियां हैं जिसके बारे में महाशिवरात्रि के बारे में मिलता है, उसका भी आप पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी कहानियां हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसके साथ 28 तारीख की होली है, छोटी होली है, होलिका दहन है, जो कि हिरण्यकश्यप की कहानी आपने सुनी होगी, और 29 तारीख की बड़ी होली है। तो आपको होली की, आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 28 तारीख की पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा होली वो एक ही बात होती है, पूर्णिमा के दिन होली होती है उस तरह से। तो पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वो व्रत भी रखेंगे। 9 तारीख की विजया एकादशी है, और 29 तारीख की अम्बालिका एकादशी है, जो पद्म पुराण में जिसके बारे में बताया गया है। तो जिन लोग विष्णु भक्त हैं तो एकादशी का व्रत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी एकादशी का जो व्रत है उसकी महिमा हमारे शास्त्रों में कई बार कई जगह मिलती है। 10 और 26 तारीख का प्रदोष व्रत है भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनके लिए, और 11 तारीख की तो महाशिवरात्रि है ही। 31 तारीख की संकष्टी है, गणेश जी की पूजा का विधान इस दिन है। गणेश जी सभी जो ऑब्स्टिकल होते हैं उनको हटाने में सक्षम होते हैं, तो संकष्टी का जो व्रत जो लोग रखते हैं उनके लिए। बाकी ईश्वर तो एक ही है, पर संतों ने मेडिटेशन में जो फॉर्म उनके मेडिटेशन में उनके अंदर आई, उसके अकॉर्डिंग उस ईश्वर की किसी एक डायमेंशन का इस तरह से चित्रकारी या उनके मन में जो भावना है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं, ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। और वास्तव में जैसे कि आप हथेली में होते हैं ना कि 5 उंगलियां हैं पर हथेली एक है, इसी तरह से आप कह सकते हैं पंचदेव आपके विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, माता हैं, गणेश हैं और सूर्य भगवान हैं। सूर्य भगवान को ब्रह्मा की जगह ले लिया गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा कुछ जगह मिलता है कि नहीं होती है, इस वजह से तो सूर्य को सारे देवता माने जाते हैं, सूर्य में भी। तो वास्तव में तो ये अलग दिखता है, पर वह अंदर से हथेली तो एक ही है। तो ईश्वर एक ही है, उसकी अलग अलग संतों ने उसको अलग अलग नाम से पुकारा है, अलग नाम से पूजा की गई, अलग अलग डायमेंशन के। इससे एक ब्यूटी आती है, इससे एक विस्तार मिलता है भक्ति को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद 13 तारीख की अमावस्या है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, विष योग है या इस तरह का है, राहु की दशा महादशा अच्छी नहीं जा रही है, काल सर्प योग आदि है, तो उनके लिए अमावस्या का व्रत जो है बताया गया है। 14 तारीख की मीन संक्रांति है। मीन राशि में जो है आपके सूर्य जाने वाले हैं, तो मीन राशि में जब सूर्य जाते हैं तो मीन संक्रांति होती है। जब सूर्य गुरु की राशियों में होते हैं, नॉर्मली विवाह को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता। दूसरा, जिस माह आपका जन्म होता है उस महाविवाह को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो ये सब बातें आप ध्यान में रख सकते हैं कि विवाह थोड़ा बाद में कर सकते हैं।
मीन राशि में जब हो या धनु राशि में हो, मतलब गुरु की राशियों में जब सूर्य हो, तो विवाह को बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। बाकी अगर आपकी कुंडली वगैरह सब कुछ मिलता है तो कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये एक तथ्य ज़रूर है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।